हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स वर दियर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स दिए गए थे। हमारे ऑप्शन है A 23, B 25, C 22, D 20। तो हमारा राइट आंसर है C 22। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स दिए गए थे और उसमें 8 शेड्यूल्स एंड 395 आर्टिकल्स थे। और प्रेजेंटली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल एंड अराउंड 470 आर्टिकल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एलिफेंटाइन साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे ऑप्शन है A जियोग्राफिकल फैक्टर्स, B हिस्टोरिकल फैक्टर्स, C सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, D ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर है D ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द लार्ज साइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हमारी कंट्री जो है बहुत वास्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो उसके हिसाब से जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। दूसरा हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फ्लुएंस है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि खुद भी बहुत ज़्यादा बल्कि था। और तीसरा जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स। हमारे यहाँ जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। जैसे कि अगर यूएसए में देखें तो यूएसए में 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट का जो है अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इंडिया में जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का, इसलिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइज भी ज़्यादा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो पॉलिटिकल पार्ट है हमारी कंट्री का वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ड्राइव किया है। तो हमारे ऑप्शन है A यूएसए, B आयरलैंड, C ब्रिटिश, D कनाडा। तो हमारा राइट आंसर है C ब्रिटिश। जो पॉलिटिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने ब्रिटेन से लिया है। पॉलिटिकल पार्ट में आता है जैसे कि रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वो होता है जो लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव वो होता है जो लॉ को लागू करता है। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आता है पॉलिटिकल पार्ट में। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चरल पार्ट देखें तो स्ट्रक्चरल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो फिलोसफिकल पार्ट है जिसमें आता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये जो है ये हमने लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं यूएसए से और डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज A रिजिड, B फ्लेक्सिबल, C ब्लेंड ऑफ बोथ। तो हमारा राइट आंसर है C ब्लेंड ऑफ बोथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोथ है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी क्या होता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है अमेंडमेंट के लिए। जैसे कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन वो जो है बहुत रिजिड है और इसीलिए जो है उसमें बहुत कम अमेंडमेंट्स आज तक हुई हैं। और फ्लेक्सिबल वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कि सिंपल मेजोरिटी से हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डनरी लॉ अमेंड करते हैं वैसे ही। तो इसकी एग्जाम्पल है हमारा ब्रिटेन। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। अगर फ्लेक्सिबल देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको हम अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी होता है, फॉर एग्जांपल अगर 100 टोटल मेंबर्स हैं तो सिंपल मेजोरिटी में आएगी 51। ऐसे ही कुछ ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको हम अमेंड कर सकते हैं थ्रू आर्टिकल 368, जिसमें 2 केस दिए गए हैं। जैसे कि पहला कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, ऐसे प्रोविजन हैं जिनको अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी होता है 2/3। जैसे 2/3 जो है वो वोट 2 अगर 3 लोग हैं तो मतलब उनमें से 2 जो है वो फेवर में वोट करने चाहिए, तभी जो है हम कुछ अमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रोविजन दिया गया है, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको अमेंड करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, और उसके साथ हमें जो स्टेट्स है हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन भी चाहिए। ये मेजरली उन केसेस में होता है जिसमें कि स्टेट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा हो या हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे कोई अमेंडमेंट हो, तो उस केसेस में हमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए होती है और साथ में हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको और किस नाम से बुलाया जाता है। हमारे ऑप्शन है A कैबिनेट गवर्नमेंट, B वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, C बोथ A एंड B, D नीदर A नॉर B। तो हमारा राइट आंसर है C बोथ A एंड B। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं, और इसके साथ हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसे ही कहते हैं। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है इसमें जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इसको कभी कभी हम प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं।
ये जो हमने लिया है ये हमने ब्रिटिश से लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनसे कॉपी किया है, लेकिन जो ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो थोड़ा डिफरेंट है हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम से, क्योंकि जो ब्रिटिश है वहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, लेकिन इंडिया में जो है पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन से अमेंडमेंट जो है उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है ए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, डी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हमारा राइट आंसर है बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, जैसे कि हमने 3 वर्ड्स ऐड किए थे प्रियम्बल में, सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसके साथ ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड की थी पार्ट 4 ए में। इसके अलावा हमने जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का जो टेन्योर था वो भी बढ़ा दिया था 5 से 6 साल के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमने ऐड कर दी थी, तो इसीलिए जो है कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की थी इसमें जिसमें जो है वो डीपीएसपी का स्कोप जो था वो ज़्यादा बढ़ा दिया था फंडामेंटल राइट से। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में इसमें से बहुत सारी चीज़ों को जो है बाद में डिक्लेयर कर दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर हम इसके बाकी आर्टिकल्स को देखें तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये डील करता है पंचायती राज के साथ। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पंचायती राज को, और इसके साथ ही हमने इसको ऐड किया था पार्ट 9 में, और शेड्यूल 11 जो है वो न्यू ऐड किया था। इसके अलावा अगर 106th अमेंडमेंट एक्ट देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बात करता है वुमेन रिजर्वेशन की, और ये रिसेंटली हुआ था। वुमेन रिजर्वेशन 1/3 होनी चाहिए लोकसभा में, जो कि आर्टिकल 330A के अंदर आता है, और दूसरा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन होनी चाहिए वुमेन्स की, जो कि आता अंडर दिया है आर्टिकल 332A, और एनसीटी दिल्ली में भी 1/3 जो है रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वुमेन की, जो कि आता है अंडर आर्टिकल 239। इसके अलावा अगर हम 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अंडर आर्टिकल 19, और इसके अलावा हमने ऐड किया था पार्ट 9B, जिसमें हमने लिखा था द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। Question number 7. The voting age was reduced to 18 years from 21 years by which constitutional amendment act? किस constitutional amendment act के थ्रू हमने जो voting age की थी वो reduce की थी 21 years से 18 year? तो हमारे ऑप्शन है A 42nd constitutional amendment act, B 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, डी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो हमारा राइट आंसर है बी 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये हुआ था 1989 में। इसके थ्रू हमने वोटिंग एज जो थी वो कम कर दी थी 21 से 18 ईयर्स के लिए। और इसके अलावा अगर हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखें तो ये हुआ था 1992 में। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया था अर्बन लोकल बॉडीज़ को, और नया पार्ट जो है ऐड किया था पार्ट 9A म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, और 12th शेड्यूल। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये बात करता है एलिमेंट्री एजुकेशन के रिलेटेड, जिसको हमने फंडामेंटल राइट बना दिया था अंडर आर्टिकल 21A। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8. Which among the following are envisaged as bulwarks of the democratic system of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इनमें से किसको हम बुल्कवर्क कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के? तो हमारे ऑप्शन है ए इंडिपेंडेंट बॉडीज, बी फंडामेंटल राइट्स, सी प्रियम्बल, डी डीपीएसपी। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज को ही हम बुल्कवर्क कहते हैं। इसमें आती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कर सके। मतलब इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हमने बनाई थी जिनमें कोई भी है, और जो है हमारा लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव कोई भी जो है उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें आता है ईसीआई, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कर सके। दूसरा है कैग, जो कि है जो करता है ऑडिट अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, जो कि कंडक्ट करवाते हैं एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी कराता है ऑल इंडिया सर्विस के लिए, और स्टेट पीएससी स्टेट सर्विसेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 9. विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद नेशनल इमरजेंसी? इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है नेशनल इमरजेंसी से? तो हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 356, बी आर्टिकल 352, सी आर्टिकल 360, डी आर्टिकल 365। तो हमारा राइट आंसर है इसका
बी आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 जो है ये बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, और आज तक जो इंडिया में है नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। एक बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो आर्टिकल 356 जो है ये बात करता है स्टेट इमरजेंसी की, यानी कि प्रेसिडेंट रूल की। ये हम तब लगा सकते हैं जब कोई भी स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही हो, तो उस तब हम आर्टिकल 356 के थ्रू प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा सकते हैं। आर्टिकल 360 जो बात करता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, लेकिन आज तक ये इंडिया में कभी भी नहीं लगी है। और डी आर्टिकल 365 ये भी बात करता है प्रेसिडेंट रूल की। ये तब कर सकते हैं जबकि अगर कोई सेंटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर दे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड हो, लेकिन स्टेट उसे फॉलो ना करे, तब हम यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग कॉल द कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉयर्स पैराडाइज। इसमें से किसने कॉन्स्टिट्यूशन को कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉयर्स पैराडाइज है? तो हमारे ऑप्शन है ए एच.वी. कामत, बी सर आइवर जेनिंग्स, सी एच.के. माहेश्वरी, डी पी.आर. देशमुख। तो हमारा राइट आंसर है बी सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉयर्स पैराडाइज है। उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो बहुत लीगल थी और आम लोगों को जो है समझ में नहीं आ सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि ये तो लॉयर्स पैराडाइज है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। थैंक यू।